गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम न्यूक्लियस या केंद्रक, जो कि कोशिका के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है ना। पहले हमने प्याज की सेल का एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि उसकी संरचना कैसी होती है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा ये तो प्लांट सेल की बात हो गई। यदि हम देखें तो एनिमल सेल कैसी होती है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हमारी बुक में है जिसको हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको एक स्लाइड लेना है ना, एक आइसक्रीम खाने वाली चम्मच लेना है, माइक्रोस्कोप चाहिए और मैथिलीन ब्लू चाहिए। बस इतना हम सामान ले लेंगे। उसके बाद में जो हमारे गाल हैं, यहाँ से हम आइसक्रीम खाने वाली चम्मच से थोड़ा सा हमारी स्किन को क्रश करके निकाल लेंगे और उसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे, है ना। और उसी के ऊपर हम 1-2 बूंद मैथिलीन ब्लू डाल देंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे, है ना। थोड़ी देर बाद हम जब उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो हमको वहां पर गोल गोल सेल नजर आने लगेगी, काफी सारी सेल नजर आएंगी और जिसके बीच में एक डॉट होगा। तो इस प्रकार से हम ये वाला एक्सपेरिमेंट अपना कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक सेल है, उसकी आउटर कवरिंग है और कवरिंग के अंदर एक छोटा सा केंद्रक है। तो इसी केंद्रक के बारे में हमको आज डिटेल स्टडी करना है। यदि हम केंद्रक को देखते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका चित्र भी दिखाती हूँ। देखिए, ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है ये किसका चित्र है, ये एक न्यूक्लियस या केंद्रक का चित्र है जो कोशिका के अंदर होता है। इसके अंदर हम यदि देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं जिन्हें न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियोपोर जो होते हैं, यानी कि जो केंद्रक है, केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर, ये क्या काम करते हैं, ये पदार्थों को चयनित पदार्थों को अंदर आने देते हैं और जाने देते हैं। इसके बाद एक आउटर कवरिंग देख रहे हैं जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। एक तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है आउटर, ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है। तो ये हमारा केंद्रक हो गया है। और इसके यदि हम इसके स्ट्रक्चर को यदि देखें तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है डार्क कलर का ब्लू कलर में, तो इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे एक जालनुमा रचना बन रही है जिसे हम क्रोमेटिन जाल के नाम से जानते हैं। और यही क्रोमेटिन जाल क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है ना तो क्रोमोसोम बनता है। अब यहाँ देखें तो ये न्यूक्लियोलस भी इसको कहा जाता है। तो ये हम जो ये वाला केंद्रक देख रहे हैं ये किसका केंद्रक है, ये यूकेरियोट्स कोशिकाओं का केंद्रक है, क्योंकि आपके इसमें हमको दोनों तरह के केंद्रक के बारे में पढ़ना है। तो हम अब आगे आ जाते हैं, इसमें केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम जो भी अब हमने चित्र में देखे हैं से, अब ये सेल डिवीजन जब होता है एक कोशिका से 2 कोशिकाएं जब बनती है तब क्या होता है, छड़ के आकार के हो जाते हैं। और इन्हीं के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं जो डीएनए द्वारा, डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, कभी कभी रिक्त स्थान में पूछा जाता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो अगली संतति में जाते हैं, मतलब ये जो डीएनए होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये जो डीएनए होते हैं यही कोशिका का कैसा निर्माण होगा, कैसा उसको ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे संगठन होगा, इन सब की सूचना अपने में समाहित करके रखते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में हमारी कोशिका बनती है ना। डीएनए की क्रियात्मक खंड को ही जीन कहा जाता है। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही उसमें डीएनए किस रूप में रहता है, ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब ये पदार्थ जो होता है धागे की तरह एक जाल बना लेता है और जब कोशिका विभाजित होने को होती है तब यह क्रोमोसोम के रूप में चेंज हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है ना, जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले जो केंद्रक होता है उसी में डिवीजन होता है। तो केंद्रक में डिवीजन से पहले जो उसमें गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, उनमें डिवीजन होगा। उसके बाद केंद्रक में डिवीजन होगा और फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा और उसके बाद में नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया सेल के बारे में देखेंगे कि इसमें जो केंद्रक होता है वो
जो है न्यूक्लियर उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि इसका जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो थोड़ा बिखरा हुआ रहता है, पर ऐसा नहीं कि पूरी सेल में बिखरा होगा, एक जगह पे जाकर यह डेंस हो जाता है, घना हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केंद्रकाय, न्यूक्लियाइड। आप इसका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियन सेल है उसमें जो क्रोमेटिन पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, है ना। फिर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें केंद्रकाय पाया जाता है वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो केंद्रक होता है उसके ऊपर कोई आउटर कवरिंग या झिल्ली नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। आप और इसके अलावा इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं प्रोकैरियोट्स में वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जितना भी उनका वर्क है वो सब कंट्रोल करने का काम ये जो संगठित भाग होते हैं इनमें कुछ ऐसे प्रोटीनियस पदार्थ होते हैं उनके द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है। जैसे हम नील हरित शैवाल या जिसे हम संश्लेषी बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, इनमें क्लोरोफिल कैसा होता है? झिल्लीदार पुटिका या थैले की तरह होता है, जबकि यदि हम यूकैरियोट्स में देखें तो ये कैसा होता है? प्लास्टिड। अभी मैं प्लास्टिड का चित्र भी बताऊंगी, जब इसके बारे में समझाएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ा ही सुंदर होता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है। अब यहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है जो कि प्रोकैरियोट का है। प्रोकैरियोट में ये बैक्टीरिया का दे रखा है। तो बैक्टीरिया में यहाँ हम देखेंगे कि इसकी कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें कोशिकाएं जो है इसका न्यूक्लियोइड ये दिखते यहाँ पर ऐसे डेंस हो रहा है, और इसमें राइबोसोम। तो आप यदि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जब डिफरेंस करेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S होते हैं। S इसकी सब यूनिट होती है ना। आप यहाँ पर देखें तो और भी डिफरेंस बताए हैं कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं आकार में छोटी होती है, 1 to 10 μm होती हैं। या ऐसे करें 1 μm = 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि इतनी माइन्यूट, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं 5 से 100 μm तक के। फिर हम इसको सेकंड देखेंगे तो इनके यदि केंद्रीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्रोमोसोम इसमें 1 होगा और यहाँ पर यूकैरियोट्स में 1 से ज़्यादा होंगे। झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होंगे, यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया है ये किसका है? केंद्रक का। केंद्रक का चित्र भी हमने देख लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अब जब हमने कोशिका की ये जो स्ट्रक्चर देखी थी, हमने यहाँ पे कोशिका देखी थी ना, ये वाली कोशिका। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? ये केंद्रक। यहाँ भी पोर शो हो रहे हैं इसमें, ये देखिए छोटे छोटे से पोर शो हो रहे हैं। और ये बीच में ये जो बना हुआ ये यूकैरियोट सेल है, और यूकैरियोट सेल में देखिए यहाँ पर बीच में ये क्रोमेटिन पदार्थ भरा हुआ है जिसमें डीएनए होते हैं। तो यानी कि इस पूरी सेल का जो मास्टर होता है, इसको चलाने वाला जो होता है वो कौन होता है? ये डीएनए होता है। ठीक। अब इसके बाद में हम यहाँ पे ये जो एक धब्बा सा आपको ये हल्का हल्का कलर का, लाइट ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, पूरी फिलअप है इससे। ये क्या है? इसका कोशिका द्रव्य। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसके ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लाइड पे बनाई थी, जब प्याज की भी बनाई थी और एनिमल यानी कि मनुष्य के गाल की स्लाइड्स को भी देखा था, तो दोनों में हमको क्या नजर आया था? कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा था जो कोशिकी झिल्ली से घिरा हुआ था। इसमें हल्का धब्बा था जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। बस 3 ही चीज हमको नजर आएगी, क्योंकि जो हमारा माइक्रोस्कोप है ना वो इतना पावरफुल नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है कि हम उसमें सब चीजें देख लेंगे। सिर्फ आउटर लेयर दिखती है, केंद्रक दिखता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ दिखता है ना, दोनों को, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये जो कोशिकीय द्रव्य होता है तरल पदार्थ होता है, इसमें बहुत सारे घटक होते हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं, और जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बने होते हैं। इस कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म।
अभी आप लोगों को बताया भी था मैंने, इसमें आप फिर से देख लीजिए, मैं इसका वापस से चित्र आपको दिखाती हूँ सेल का, कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रकीय द्रव्य। ये द्रव्य और ये द्रव्य जब दोनों एक साथ सामूहिक रूप से कहे जाते हैं तो क्या कहे जाते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है इनको। ठीक, अब ये जो कोशिका अंग होते हैं सब झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर यदि किसी वायरस के बारे में हम देखें तो वायरस पे कोई झिल्ली नहीं होती है। ये कब तक, अच्छा ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, डेड की तरह रहते हैं यदि एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग सेल के संपर्क में आते ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, इनमें जीवन के लक्षण शुरू हो जाते हैं, वहां जाकर उस जीवित कोशिका पर ये अपना बहुगुणन करने लगते हैं, अपने जैसे बहुत सारे वायरस को बनाने लगते हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो है कोशिका अंगक, यानी कि ये जो हमारी सेल है, सेल के अंदर बाकी जितने जो ऑर्गेनेल्स हैं उन सब का डिटेल हमको अब पढ़ना है, जो देखते हैं। तो हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। चारों ओर से प्रत्येक कोशिका झिल्ली से घिरी है और बाह्य पर्यावरण से अलग रहती है। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं शामिल हैं, है ना। मल्टीसेल्युलर होते हैं जो बड़े वाले जीव होते हैं, डेवलप्ड जीव होते हैं, और सारी उपपचयी क्रियाएं इन्हीं के द्वारा कंप्लीट होती है। ये जटिल संरचना होती है, कार्य सहारा देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करते हैं, इनके लिए छोटे छोटे अंगक हैं, इनका उपयोग किया जाता है ना। यही कारण है कि यूकैरियोट सेल्स जो होती हैं वो प्रोकैरियोट से अलग होती है। तो हम पढ़ेंगे आज अंतःपरद्रव्य जालिका के बारे में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारा आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यीय जालिका, इसे शॉर्ट में ER के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये वाली जो रचना आपको ये बिल्कुल न्यूक्लियर के पास, ये केंद्रक के पास में जो नजर आ रही है, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इसी का डिटेल हमको पढ़ना है। ये काफ़ी बड़ी नलिका नुमा रचनाएं होती हैं। इन्हें ये दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। इन पे राइबोसोम लगे होते हैं इसलिए रफ होती है, जिन पे राइबोसोम नहीं होते हैं वो स्मूथ होती है। ये प्रोटीन्स से बनी हुई होती हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करती है और इन्हें अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है। कौन सी, रफ वाली। रफ वाली पे चूंकि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम की स्थिति होने के कारण ये प्रोटीन्स को बनाती हैं, जबकि स्मूथ वाली में फैट्स बनते हैं। अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली, अच्छा, कुछ प्रोटीन्स तथा कोशिका झिल्ली को बनाने में भी ये सहायता करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन। अन्य प्रोटीन, फैट्स, एंजाइम, हार्मोन का भी निर्माण करते हैं। ये विभिन्न कोशिकाओं में ER अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। सदैव एक जालिका तंत्र का ये निर्माण करते हैं। तो ये हमारा ER हो जाता है जो इतने सारे कामों को करता है। तो हम इसका चित्र भी यहाँ पर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये देखिए यहाँ पर ये इसका चित्र नज़र आ रहा है, जिसमें हम देखेंगे ये हमारा केंद्रक है। यहाँ इसमें न्यूक्लियोपोर्स भी नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप है और इसके साथ में यहाँ पे ये अटैच्ड है ये इससे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाली जो संरचना है, ये छोटे छोटे इस पे ये डॉट्स नुमा रचना दिख रही है डॉट नुमा रचना, इसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोम्स। क्या है ये, राइबोसोम हैं। ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ द्रव्य खुरदुरी द्रव्य संरचना। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डॉट नजर नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारी ER की संरचना हो चुकी है। तो ये हमारा ER हो गया है।
अब इसके और भी काम होते हैं कि जो कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में केंद्रक में पदार्थों का, किसका, प्रोटीन का, जो भी प्रोटीन का ये निर्माण करता है। चूंकि हाँ आप लोगों को पता भी होगा कि जो राइबोसोम होता है या रिक्त स्थान में आता है कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा राइबोसोम। अभी राइबोसोम कहाँ पर है, तो ये ER पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ प्रोटीन बन रहा है और इसका परिवहन के लिए नलिकाएं नुमा रचना होती है। ER कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिकीय द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है, यानी कि जो कोशिका है जिसके अंदर पूरा लिक्विड भरा है उसको ढांचा बनाने का, नहीं तो वो तो ऐसी सॉफ्ट हो जाएगी, स्ट्रेट रहेगी नहीं, है ना, टर्जिड कंडीशन में रहेगी नहीं। तो उसको शेप देने के लिए भी इसके अंदर, जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होती है, इसी तरह ये ढांचे का काम भी करते हैं। इसमें सारे कशेरुकस आते हैं। यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निर्विष करने के काम में आता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारे यकृत में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको साफ करने के काम में आता है। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे तो हम नेक्स्ट इसमें आ जाएगा गाल्गी उपकरण। हमारे यहाँ चित्र में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको गाल्गी उपकरण भी नजर आ रहा है। गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही है और इसके साथ छोटे छोटे बिंदु नुमा रचना भी होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, गोल्गी बॉडी। अब हम इसको समझेंगे। कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। चपटी चपटी पुटिकाओं का तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर सजी हुई होती हैं, जिन्हें की क्या कहा जाता है, कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का ER से संपर्क रहता है, यानी कि किससे जुड़ी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र एक दूसरे का भाग बनाते हैं। यहाँ पर भी देखो आपको ये गोल्गी बॉडी नजर आ रहा है। वो एनिमल सेल थी, ये प्लांट सेल है। इसमें भी आपको गोल्गी का उपकरण अच्छे से नजर आ रहा है। ER के संश्लेषित पदार्थ जो होते हैं, यानी कि ER से जो पदार्थ निकलते हैं गाल्गी उपकरण में, वो पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं, है ना। जो केंद्रक है वो संदेश दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, है ना, उसमें न्यूक्लियर पोर है, वहां से संदेश आ रहा है कि भाई अब तुम्हें क्या प्रोटीन बनाना है। अब उसने किसी भी प्रोटीन बनाया, एंजाइम बनाया, जो भी बनाया, उसको पैक करने का काम कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रहा है। उसको पैक कर लिया, पैक करने के बाद में उसका संचयन किया रहा है, यानी कि स्टोरेज, उसको उसमें पैक करना है, इकट्ठा करके रखना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण करता है और बंद करके रखता है, और जहां पर आवश्यकता होती है वहां पहुंचाने का काम भी करेगा, है ना। गोल्गी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। अभी शक्कर कहाँ बनती है, शक्कर मतलब ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है ना। गोल्गी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम्स भी बनाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को छोटी छोटी सी संरचनाएं यहाँ पे दिखाई थी, गोले गोले, ये गोलो गोलो क्या हो गए, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये लाइसोसोम किसके द्वारा बन रहे हैं, अगर रिक्त स्थान में आता है तो आपको बताना है, ये गोल्गी बॉडी के द्वारा बन रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो कैमिलो गोल्गी ने 7 जुलाई 1843 में ब्रेसिका के समीप जो कैटोना स्थान था वहाँ पर की थी। ये उनका चित्र भी है। और ये कहाँ पर पढ़ते थे, पविया विश्वविद्यालय मेडिसिन में इन्होंने अध्ययन किया है। 1865 में स्नातक हुए हैं वहाँ से ये, और इन्होंने तंत्रिका तंत्र से संबंधित काफ़ी सारी खोजें की हैं। 1872 में एबाइट टेग्रोसो में दीर्घकालिक रोग अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद पे भी रहे हैं और खोज की है। और इन्होंने पता है अपनी खोजें कहाँ पे की थी, अस्पताल के किचन में इन्होंने नर्वस सिस्टम पे खोज की है, तंत्रिका तंत्र के ऊपर खोज की, वहाँ पर इन्होंने अपनी लैब बनाई थी। फिर उन्होंने अभिरंजित करने की एक विधि भी बताई थी जिसे ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अभिरंजित यानी कि किसी को स्टैंड करना, कलर देना। इस विधि में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। सिल्वर नाइट्रेट से आप लोग परिचित होंगे, रजत दर्पण भी बनता है इससे। और कोशिकाओं की जो कोमल शाखाएं होती है, उनका जो मार्ग होता है, उनकी जो कैसी प्रोसेस होती है, क्या क्या क्रियाएं होती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इनको 1906 में सेटियोगा में कजाल के साथ संयुक्त रूप से नर्वस सिस्टम पर जब कार्य किया था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हमारे कैमिलो गोल्गी जी हो गए। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं जो गोल्गी काय लाइसोसोम बनाता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम जो होती है झिल्ली से घिरी हुई आउटर लेयर होती है, छोटे छोटे बूंद के रूप में ये होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं,
है ना। और ये जो पाचक एंजाइम होते हैं इनको कौन बनाते हैं, ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम्स जो बनाते हैं ना, वो जाके, मैंने अभी आप लोगों को इससे पूर्व में बताया था कि गोल्गी जो है वो उसको पैक करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स बनते हैं ER के द्वारा वो पैक हो जाते हैं। किस में पैक हो रहे हैं, लाइसोसोम में पैक हो रहे हैं। लाइसोसोम अपशिष्ट निपटाने वाला भी होता है, यानी कि अगर कोई कोशिका है और उसमें कोई डेड हो गया है या कोई अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो उसको खाने का काम भी ये करते हैं। मतलब जैसे हमारे घर में सफाई करनी पड़ती कि नहीं, तो लाइसोसोम्स भी होते हैं, वो सफाई करने का काम करते हैं। टूटे फूटे भागों को कोशिका से पचा लेते हैं, ले लेते, खा लेते हैं और उसको साफ कर देते हैं। बाहर से यदि कोई बाहर से हमारे ऊपर हमला कर देता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो उनको खाने का काम, खाकर पचाने का काम भी ये लाइसोसोम्स ही करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा पाचककारी के एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं और मेटाबॉलिज्म की पूरी प्रोसेस करते हैं। यदि अब मान लो कोई कोशिका ही क्षतिग्रस्त हो जाती है, ऐसी स्थिति में बनती है कि कुछ कारण हो जाए और ये सेल फट जाए, खराब हो जाए, डेड हो जाए, तो उस समय ये कोशिका से बाहर आ जाते हैं, फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम किसी कारण से यदि कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, मर जाए, तो यहाँ से लाइसोसोम जो होते हैं उस कोशिका में फट जाते हैं और वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं पता है, ताकि पॉइजन नहीं फैले। कोई भी चीज कम मरती है, जब कोई नुकसान होता है फिर उसका जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा ना, तो ये हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं कि ये हमको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इसी पर बेचारे खुद अपने आप को भी मार डालते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नाम से ही हमें इसके बारे में पता है कि ये पावर हाउस है, यानी कि बिजली घर है। इसकी बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली, दो झिल्लियाँ होती है। एटीपी यहाँ पर बनता है, जो रासायनिक क्रियाओं के लिए बनाया जाता है ना, वहाँ जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में देखते हैं, वह ऊर्जा प्रदान करता है। इसका चित्र भी हम देख लेते हैं, बड़ा खूबसूरत सा है ये भी। ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को यदि हम देखेंगे तो इसमें देखिए आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से कि यहाँ पर कैसा है। इसमें बाहर की ओर ये जो लाइन दिख रही है आपको, बाहर जो दिख रही है उसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन या बाह्यावरण, बाह्य झिल्ली। इसके बाद में जो सेकंड वाली हमको ये वाली लाइन दिख रही है इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, अंतः झिल्ली। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह की रचना, ये एस नुमा रचनाएं दिख रही है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। और इसमें क्या भरे हुए हैं, राइबोसोम्स भरे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका ये क्या है, अंदर इसका अपना क्रोमोसोम है, इसका अपना डीएनए है। यानी कि हम कहते हैं ना कि केंद्रक में ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने प्लास्टिड और अपना डीएनए पाया जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, है ना, कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर उसका अपना स्वयं का जो है डीएनए वो प्रेजेंट होता है और ये खुद अपने हिसाब से अपनी दूसरे डीएनए का निर्माण भी कर लेता है। नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, एक और ये डीएनए जो है एक और डीएनए बनाएगा और वो अपना नया माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है। तो ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत होती है। अब यहाँ पे जो आप क्रिस्टी नुमा रचना देख रहे हैं, इस पे क्या लगे होते हैं, F1 पार्टिकल, और यहीं पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का। तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक, यही इसमें भी लिखा हुआ है कि अद्भुत अंग है, डीएनए होता है, इसका अपना राइबोसोम होता है, ये स्वयं का प्रोटीन भी बना लेते हैं। अब इसके बाद में हम और नीचे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रसधानियाँ या वैक्यूल्स। मैंने आप लोगों को जो पढ़ा रही थी तभी बताया था ना कि एनिमल सेल में तो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें कैसा होता है, काफ़ी बड़ी साइज का वैक्यूल या रसधानियाँ होती हैं, जिनके अंतर्गत जो इनका
अंदर का पाचक रस होता है वो इसके अंदर भरा होता है। केंद्रीय राजधानी की माप जो कोशिका के आयतन का 50 to 90% होती है, कि इसमें पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। पादप कोशिकीय राजधानियों में एक द्रव्य भरा होता है जो कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करता है ना। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो उसको साथे रखने का काम करता है। पौधों की में बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी इस राजधानी में होते हैं। ये जैसे है अमीनो अम्ल है, शर्करा है, कार्बनिक अम्ल है, कुछ प्रोटीन्स हैं। एक कोश के जीवों जैसे अमीबा में जो खाद्य राजधानी होती है, उस जो वो भोजन लेता है वो इसके अंदर स्टोर करके रखता है। इसके अलावा इसमें पानी भी रखता है, और इसके जब इसमें पाचित हो जाता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करता है। तो ये हमने समझ लिया है कि प्लांट्स में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और एक कोश के जीवों में कैसा होता है। प्रत्येक कोशिका की संरचना होती है, विशिष्ट कार्य करती हैं वो। श्वसन, पोषण, अपघटन, उत्सर्जन, प्रोटीन बनाना, ये सब कार्य इनके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो उनमें विशिष्ट प्रकार की झिल्ली, उनके अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण ऐसा संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवकों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो यह हम राजधानी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये हमारा सब जिसमें कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनेल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, नहीं तो कोशिका में और भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न या कोशिका का विभाजन। जीवधारी में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती रहती है, क्योंकि पुरानी मर जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इनका प्रतिस्थापन और प्रजनन करने हेतु युग्मक बनते हैं, है ना। तो इसके लिए भी जो प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे हम सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। इसमें दो तरह का होता है, एक सूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोनों के बारे में हम ये डिटेल पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, उसे हम सूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए इस कोशिका में क्या हो रहा है, सूत्री विभाजन हो रहा है। यहाँ पर ये एक कोशिका है। अभी हमने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें हमने केंद्रक पढ़ा था, केंद्रक के अंदर हमने क्रोमोसोम्स पढ़े थे। तो ये देखिए छड़ के आकार की, ये इस तरह से क्रोमोसोम सेट है, पेयर में है। यहाँ पर ये रचना इसकी है। अब ये कौन सा समसूत्री विभाजन यदि हम पढ़ते हैं तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। मेन लाइन आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जो समसूत्री या माइटोसिस होता है वो किन सेल्स में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में, कायिक कोशिकाओं में होता है। यानी कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको बड़ा होना होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है, जो सेल में डिवीजन होगा, वो डिवीजन क्या कहलाएगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, है ना। इस प्रक्रिया में कोशिका मात्र कोशिका भी कहते हैं, जो दो समरूप संततियों में बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए, ये हम चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक मात्र कोशिका है। अब देखिए सेम टू सेम ऐसे की ऐसे क्रोमोसोम इनमें भी बन रहे हैं, सेम टू सेम इसमें भी बन रहे हैं। यानी कि ये अपनी ही कोशिका की नकल होती है, इसके द्वारा क्लोन बनेंगे, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। और एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन रही है, यहाँ पर दो कोशिका बनती है। इससे जीवों में वृद्धि तथा ऊतकों की मरम्मत होती है। कभी कभी हमारी स्किन कट फट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए भी यहाँ पे बहुत तेजी से हमारी जो कोशिकाएं होती है वो ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद में इस टूट फिट को भी ठीक करती है। जंतु और पौधों की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें भी कोशिकाएं विभाजित होती है और युग्मक को बनाती है। निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती है। और ये जो होता है ये एक अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्रण के नाम से जाना जाता है। यानी कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन ये किन में होता है, मेल फीमेल गैमेट्स के निर्माण के समय में, है ना। उस समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें भी दो, जब कोशिका में अर्धसूत्री विभाजित होती है तो दो की जगह इसमें चार कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी रह जाती है। अब देखो यहाँ पे तो सेम टू सेम थे, जितने गुणसूत्र इसमें थे उतने ही गुणसूत्र यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो अंतर हो गया है। क्या अंतर हो गया, देखिए अब उसको देखते हैं हम।
ये हमारी मात्र कोशिका है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इसमें फर्स्ट होगा और सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन यदि हम डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते 2 प्रोसेस होती है, एक फर्स्ट और एक सेकंड होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको बहुत छोटे रूप में बताया है। फिर एक एक चीज को, क्रोमोसोम्स का एक एक पार्ट को हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सारा हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो कोशिका है उससे पहले कितनी बन रही है, 2 कोशिका, ठीक है। अब ये 2 कोशिकाएं जो होती है फिर इनमें फर्दर डिवाइड होता है और ये 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन की अदला बदली होती है और गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है, आधी आधी हो जाती है। चूंकि एक कोशिका से 2, अभी इन दोनों से 2 बनेंगी तो आधे इसमें आ जाते हैं, आधे इसमें आ जाते हैं, आधे इसमें आ जाएंगे और आधे इसमें आ जाएंगे। ये संतति कोशिकाएं बनी है। अब ये क्यों होना जरूरी है ये मैं आपको बता देती हूँ कि यदि ऐसा ना होगा, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी ना होगी तो जो अगला बेबी बनेगा वो कैसा होगा, वो ज्यादा गुणसूत्र वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मेल की बनती है, एक फीमेल की बनती है, दोनों में फ्यूजन होता है। तो दोनों में फ्यूजन होगा तो फिर कैसे सेम गेमेट हो जाएंगे। जैसे कि हमारी जो बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो 23 इधर के 23 मिलके कितने हो गए, 46। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया है ना। तो इस तरह से ये आपका अर्धसूत्री विभाजन भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने इस प्रकार से एक कोशिका में कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में आज पढ़ा। इसमें एक आपका छूट गया है, ये वाला प्लास्टिड्स। इसको मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। प्लास्टिड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। प्लास्टिड्स के बारे में हम देखेंगे। ये केवल प्लादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 2 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यदि रंगीन होता है तो हमें उसे क्रोमोप्लास्ट कहेंगे और ल्यूकोप्लास्ट सफेद कलर का होता है। आप पत्तियों में देखते, पत्तियों का कलर ग्रीन भी होता है, कोई अलग अलग कलर की होती है, तो उस तरह का उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यदि क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन कलर की होगी और उसमें क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लोरोफिल के अतिरिक्त यदि पीले नारंगी रंग का होता है तो हम इसमें और भी वर्णक हो सकते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट में देखेंगे तो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। मेनली ये व्हाइट कलर का ही होता है। आप इसके एग्जांपल हम आलू में देख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद में जिसकी भीतरी रचना देखेंगे तो झिल्ली की कई परतें होती है जिसमें स्ट्रोमा होता है। प्लास्टिड की बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो सेल होती है उसके जो 2 ऑर्गेनेल्स है, कौन सा, एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा वो और दूसरा हमने प्लास्टिड। तो दोनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये प्लास्टिड है। अब इस प्लास्टिड के हम ये स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो ये जो प्लास्टिड आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये इसकी आउटर लेयर है ना, बाह्य झिल्ली है, या अंदर वाली है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है, पूरा स्ट्रोमा भरा हुआ है। स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पे इस तरह ये ग्रेनम नजर आ रहे हैं, थैलेकोइड। एक यदि हम इसको लेंगे, सिक्के जैसे एक के ऊपर एक जमे हुए, तो इसको हम थैलेकोइड कहते हैं। ये दोनों किससे जुड़े हुए होते हैं, लैमली के द्वारा। ये देखिए, ये लैमली लिखी है, यहाँ पे थैलेकोइड्स लिखा हुआ है। इसको पूरा सामूहिक रूप से हम ग्रेनम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो पूरा लिक्विड भरा है वो क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है कि ये एक क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने एक सेल में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा और समझा। उसके बाद हमने सेल डिवीजन भी पढ़ा कि किस प्रकार से एक कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 कोशिका में बढ़ती है, तो इसको हम माइटोसिस, और 4 में बढ़ती है तो हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो एक बार इसका हम रिवीजन शॉर्ट में कर लेते हैं तो आपको आगे इसको पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कि हमने क्या क्या पढ़ा है, किस तरह से। इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहले हमने प्याज की सेल को देखा था, उसके बाद में हमने गाल की सेल को भी देखा है कि उसके स्ट्रक्चर किस तरह की होती है
है ना। सेल के अलग अलग आकार प्रकार को भी हमने जाना। फिर उसकी जो आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया। प्लाज्मा झिल्ली में कैसे पदार्थ आना जाना करते हैं वो भी समझा। इसके बाद में हमने कोशिका भित्ति के बारे में समझा, जो कि सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल में। इसके बाद आज हमने जो डिटेल में पढ़ा था वो था हमारा केंद्रक। केंद्रक की पूरी संरचना पढ़ी। केंद्रक के बाद में हमने और भी जो ऑर्गेनेल्स इस सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये केंद्रक हो गया, केंद्रक के बाद में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इन सब के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, और इसके साथ साथ जो हमारी प्लांट सेल है उसके अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। ओके, बाय।